नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा पर स्वागत है। हम लोग KVS PRT एग्ज़ाम 2022 के लिए पर्यावरण विज्ञान EVS के लिए कुछ प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। 20 प्रश्न आपके KVS PRT एग्ज़ाम में EVS सेक्शन से आने हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो सेट स्टार्ट कर रहे हैं उसमें एक सेट में 20 प्रश्न होंगे। यह प्रश्न पूर्णतया NCERT किताबों पर आधारित है। NCERT किताबों को पूर्ण रूप से देखा गया है और उसमें कुछ चुनिंदा प्रश्नों को यहाँ पर समाहित किया गया है। आप सभी के एग्ज़ाम के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, जल समस्या का निराकरण संभव है। मतलब कि जल की जो समस्या है उसको किस प्रकार से हल किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप सभी के सामने, इसमें सही उत्तर बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसका मतलब यह है कि जल की समस्या का निराकरण संभव हो सकता है जल अपव्यय को रोककर, समुचित जल प्रबंधन करके और वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एकल परिवार से क्या तात्पर्य है। ये जो एकल परिवार है इसकी मीनिंग बताना है कि एकल परिवार से क्या तात्पर्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, एकल परिवार में आएगा क्या, यह देखना है। बी ऑप्शन में दिया गया है परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हों। सी ऑप्शन है संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी। डी ऑप्शन है केवल पति और पत्नी। तो इसमें जो एकल परिवार है उसका तात्पर्य यह रहता है कि परिवार में ऐसा परिवार, मतलब कि जिसमें माता पिता रहते हों और उनके बच्चे रहते हों। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिस परिवार में माता पिता रहते हों और उनके बच्चे रहते हों। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि इस ऑप्शन में ऑप्शन को ऐसे ना देकर यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर सकता है, वह है कि अविवाहित बच्चे, और एक ऑप्शन में कर सकता है विवाहित बच्चे। तो ध्यान रखना है कि एकल परिवार पूर्ण रूप से ऐसे परिवार को बोला जाता है जिसमें माता पिता तो रहते ही रहते हैं और उसमें जो बच्चे रहते हैं वो अविवाहित रहते हैं, मतलब कि अनमैरिड रहते हैं, जिनकी शादी नहीं होती है, उन्हें एकल परिवार कहते हैं। और जिन बच्चों की शादी हो जाती है वह एकल परिवार में नहीं आते हैं, क्योंकि फिर तो वह परिवार का एक विस्तार हो जाएगा और जो कि वह संयुक्त परिवार के अंतर्गत आएगा। यहाँ से एक बात और हम लोग ध्यान रखते हैं कि यदि परिवार पूछे कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा परिवार 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है संयुक्त परिवार और एक होता है एकल परिवार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला, हरी पत्तियां वाली सब्जियों को खाने के लिए सलाह देता है। 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनीमिया। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो अनीमिया रोग होता है यह खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। अब हमें देखना है कि जो ये 4 पॉइंट दिए गए थे, गुड़, आंवला और हरी पत्तियाँ। गुड़ में भी आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसी प्रकार आंवला में भी आयरन पाया जाता है, और हरी पत्तियों वाली जो सब्जियां रहती हैं जैसे कि पालक, आप लोग इसका उदाहरण ले सकते हैं, इसमें भी भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो ये सब्जियां या ये गुड़, आंवला या हरी पत्तियों वाली सब्जियां तभी खिलाई जाएंगी जब व्यक्ति के या बालक के शरीर में खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होगी। तो इसी की कमी से, आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग अनीमिया होता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, सुमित को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधों से न लिया गया हो, वह क्या चुनेगा।
4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए कि ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना है जिसमें जो सामग्री पौधों से ना ली गई हो, मतलब कि जिस सामग्री का जो है प्रोडक्ट है वह पौधों से ना हो। तो ए ऑप्शन में है शहद, कटहल, मांस। तो ए ऑप्शन में आप सब लोग देख लीजिए, कटहल तो पौधों से लिया जाता है, तो इसलिए ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में दिया है दूध, अंडे एवं भुट्टा भुट्टा। तो देखिए दूध तो गाय या भैंस से होता है या जो स्तनधारी पशु होते हैं उनसे होता है। अंडे तो आप सभी जानते होंगे, तो या इसलिए ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाए इनकरेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं, सरसों, मछली एवं मांस। डी ऑप्शन है दूध, शहद एवं अंडे। तो इसमें हमें सही उत्तर बताना है। दोस्तों देखिए, इसमें जो हमने ए ऑप्शन बताया आपको उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। जैसे कि प्रश्न पूछ रहा है, फिर से एक बार देख लीजिए कि ऐसी सामग्री को चुनना है जो पौधों से ना लिया गया हो। तो देखिए कटहल तो चलो पौधों से लिया ही जाता है, कटहल जो है पौधों से होता है, लेकिन शहद और मांस जो है यह पौधों से नहीं प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर जो हम लोग बी ऑप्शन में देखेंगे तो दूध, अंडे और भुट्टा। भुट्टा तो आपका पेड़ों से रहता है, मतलब पौधों से रहता है, लेकिन अंडे और दूध जो है वह पौधों से नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन भुट्टा पौधों से होता है, इसलिए बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। सी ऑप्शन में हम देखते हैं सरसों, मछली और मांस। इसमें भी मछली और मांस तो पौधों से नहीं होता है, लेकिन सरसों पौधे के रूप में पाया जाता है। अब आपका बचता है डी ऑप्शन, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूध भी पौधों से नहीं प्राप्त होता है, शहद भी पौधों से नहीं प्राप्त होता है और अंडे भी पौधों से प्राप्त नहीं होते हैं। वही जो कि प्रश्न में पूछा गया था कि पौधों से ना लिया गया हो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यह सभी प्रश्न जो आपके एनसीईआरटी की ईवीएस की किताबें हैं उन्हीं से लिए गए प्रश्न हैं, जो कि आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी? 4 ऑप्शन आप सबके सामने दिए गए हैं, इसमें हमें सही उत्तर बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए हमें स्थानीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों का सेवन करना होगा, या इसके सेवन में हमें बढ़ोतरी करनी होगी, तभी कार्बन पदचिह्न को हम कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा के होने से निम्न में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? ए ऑप्शन है शोधन की, बी ऑप्शन है वाष्पीकरण की, सी ऑप्शन है संघनन की और डी ऑप्शन है वाष्पीकरण और संघनन दोनों की। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण और संघनन दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वर्षा किस प्रकार से होती है? आप सभी को पता होगा कि समुद्र और नदियों का जो जल होता है, पानी होता है, वह वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर उठता है, और जब संघनन क्रिया होती है तो उसके द्वारा वर्षा के रूप में वह जल पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। ठीक है, तो वाष्पीकरण के द्वारा जल क्या होता है, नदियों और समुद्रों से वाष्पीकरण होता है, मतलब ऊपर उठता है, और संघनन के द्वारा वह वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। ठीक है, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। तो यह जो प्रोटीन है यह अणुओं की इकाई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वसा अम्ल की इकाई है, या अमीनो अम्ल की इकाई है, या विटामिन की है, या ग्लूकोज की है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन जो है यह अमीनो अम्ल अणुओं की इकाई है। कई बार प्रश्न यह पूछा गया है, इसलिए आपके लिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रश्न को अच्छे से आप लोग ध्यान करके देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर
एक और है, यदि आपसे पूछ ले कि प्रोटीन में अमीनो अम्लों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा लगभग 20 अमीनो अम्ल सभी प्रोटीनों में पाए जाते हैं। ठीक है, लगभग 20 अमीनो अम्ल सभी प्रोटीन में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? देखिए दोस्तों, आपको विटामिन वाला पार्ट है यह अच्छे से आप लोगों को रीड कर लेना है। जितनी भी विटामिन है, विटामिन ए, बी, सी, डी और विटामिन बी के जितने भी पार्ट हैं वह सभी आपको अच्छे से देख लेना है, जिनसे आपको परीक्षा में एक प्रश्न अवश्य आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमें बताना है कि किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है विटामिन ए के द्वारा, बी ऑप्शन है विटामिन बी के द्वारा और सी ऑप्शन है विटामिन सी के द्वारा और डी ऑप्शन है विटामिन डी के द्वारा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के द्वारा या इसकी कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो विटामिन के का रासायनिक नाम है वह है नेफ्थोक्विनोन। ठीक है, तो इन विटामिनों के रासायनिक नाम भी हमें ध्यान रखते हैं। देखिए, इस विटामिन का जो मुख्य कार्य रहता है वह होता है रक्त के थक्के को जमाना। यह भी प्रश्न कई परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? काफ़ी आसान प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है बाल विवाह, बी ऑप्शन है दहेज प्रथा और सी ऑप्शन है बाल श्रम, डी ऑप्शन है अनिवार्य शिक्षा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल विवाह। यह जो शारदा एक्ट है यह बाल विवाह से संबंधित है। दोस्तों, इस एक्ट के तहत लड़कों और लड़कियों की आयु निर्धारित की गई थी विवाह के लिए, शादी के लिए लड़कों और लड़कियों की आयु निर्धारित की गई थी कि इतने वर्ष का यदि लड़का होगा और इतने वर्ष की लड़की होगी तभी शादी होगी। इसमें जो आयु बताई गई थी वह लड़कों के लिए आयु बताई गई थी वह थी 18 वर्ष और लड़कियों के लिए जो आयु बताई गई थी वह थी 14 वर्ष। ठीक है, कभी कभी या पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा, जी मतलब गर्ल्स, बी मतलब बॉय, तो बॉयज़ के लिए 18 वर्ष और गर्ल्स के लिए 14 वर्ष आयु रखी गई थी शारदा एक्ट के लिए, बाल विवाह के लिए। दोस्तों, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह हो जाता है कि यह शारदा एक्ट कब पारित किया गया था या कब आया था। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, यह शारदा एक्ट जो है इसका सन था 1929 शारदा एक्ट 1929 में आया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? ए ऑप्शन है स्कर्वी, बी ऑप्शन है रिकेट्स, सी ऑप्शन है रतौंधी और डी ऑप्शन है रेबीज। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेबीज। दोस्तों, रेबीज अलग समूह से संबंधित है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें रेबीज के अलग होने के कारण यह है कि जो स्कर्वी, रिकेट्स और रतौंधी हैं यह रोग विटामिन की कमी से होते हैं, लेकिन रेबीज जो है यह कुत्ते के काटने से होने वाला एक वायरस रोग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्कर्वी रोग जो है, देखिए इसको बताने से पहले हम आपसे पूछ रहे हैं कि रेबीज रोग यह वायरस से होने वाला रोग है या बैक्टीरिया मतलब जीवाणु के द्वारा। आप सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं आगे कि यह जो स्कर्वी रोग होता है यह किसके कारण होता है। आप सभी लोग जान रहे होंगे कि स्कर्वी रोग विटामिन सी के कारण, विटामिन सी की कमी से होता है और जो रिकेट्स रोग होता है यह होता है विटामिन डी के कारण और बचा हुआ यह जो रतौंधी रोग होता है यह होता है विटामिन ए के कारण। ठीक है, आप सभी को पता होगा, ना पता हो तो देख लीजिए। स्कर्वी होता है विटामिन सी के कारण, रिकेट्स होता है विटामिन डी के कारण और रतौंधी होता है विटामिन ए के कारण। रेबीज
कुत्ते के काटने से होने वाला एक रोग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी कि बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी लोग ऑप्शन देख लीजिए, इसमें सही उत्तर बताना है। सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मकड़ी जो है यह मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहते हैं। आप सभी लोग अपने आसपास घर में, घर के कोनों में, दीवारों के कोनों में या छत पर देख रहे होंगे कि जो मकड़ियाँ अपना जाला बनाती है वह एक मकड़ी एक ही जाला बनाती है। मैक्सिमम 2 मकड़ी एक साथ हो सकती हैं, लेकिन वह कई सारी मतलब 3 4 5 एक मकड़ी एक जाले में आप नहीं देखने को पाएंगे। बाकी जो 3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ततैया या बर्रा, बी ऑप्शन में चींटी और सी ऑप्शन में दीमक, यह सभी क्या है? यह सभी जो है एक साथ रहते हैं। ठीक है, लेकिन मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ क्या नहीं रहता है? मकड़ी। और तिलैया, चींटी और दीमक यह सभी एक साथ कॉलोनी या बस्ती में रहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है कश्मीर से बेंगलुरु, बी ऑप्शन है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, सी ऑप्शन है मिजोरम से गुजरात और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र से मणिपुर। बताना है सबसे बड़ा रेल मार्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। यह रास्ता भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ऑप्शन नंबर बी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। आप सभी को बता दें कि इसकी कुल लंबाई, मतलब कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक की इस रेल मार्ग की कुल लंबाई है 4233 किलोमीटर, मतलब कि 4233 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इस रूट पर या इस मार्ग पर, रेलवे मार्ग पर चलने वाली एक विवेक एक्सप्रेस ट्रेन है, जो कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। आप सभी ध्यान रखिएगा, जो हम महत्वपूर्ण बिंदु है वह आप सभी को बता रहे हैं, अच्छे से सुनिएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं भारत के रेल नेटवर्क की। भारत का रेल नेटवर्क की लंबाई टोटल आप सभी को बता दें, पूरे भारत में इसकी लंबाई है 65,000 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 65,000 किलोमीटर। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल मार्ग है, चौथे नंबर पर आता है दुनिया में बात करें, वर्ल्ड में बात करें। यदि यह पूछा जाए कि रेल मार्ग के क्षेत्र में या रेल मार्ग में प्रथम स्थान पे कौन है विश्व में, तो ध्यान रखिए प्रथम स्थान पर अमेरिका है। अमेरिका में रेल मार्ग की लंबाई सबसे ज़्यादा है। और भारत का पूछा जाए तो भारत आता है चौथे नंबर पे। यदि हम बात कर लें सीक्वेंस की, पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे, तो ध्यान रखिएगा पहले नंबर पर अमेरिका, जैसा कि हमने बताया है, दूसरे नंबर पर चीन आता है और तीसरे नंबर पर आता है रसिया, रूस, और चौथे नंबर पर आता है अपना प्यारा भारत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, कौन से रोगाणुनाशक डालते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर हम लोगों को बताना है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पीने के पानी में रोगाणुनाशक जो है वह डालते हैं, वह होता है पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन। आप सभी को पता होगा पोटेशियम परमैंगनेट का और क्लोरीन का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वह होता है KMnO4, यह होता है पोटेशियम परमैंगनेट, और क्लोरीन है वह होता है Cl। ठीक है, इसे Cl से प्रदर्शित करते हैं। यह दोनों पानी में रोगाणुनाशक होते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये जो इनके अलावा, मतलब कि पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण कीटाणुनाशक होते हैं, जिन्हें हम अक्सर देखते हैं कि हमारे गांव क्षेत्र में, शहर क्षेत्र में जो पानी की टंकियां होती है उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर भी एक कीटाणुनाशक या रोगाणुनाशक
के रूप में देखा जाता है। और यदि गैस की बात करें कि कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ओजोन गैस भी कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग की जाती है, ओजोन गैस, ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के लिए के बीच अपना घोंसला बनाता है? चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है फाख्ता, बी ऑप्शन है शकरखोरा, सी ऑप्शन है बया, डी ऑप्शन है कलचिड़ी। दोस्तों, यह जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह एनसीईआरटी में आप जब एनसीईआरटी रीड करेंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको वहाँ मिलेंगे। क्लास जो 3, 4 और 5 की जो एनसीईआरटी है ईवीएस की, उसमें यह बिंदु आपके सामने वहाँ पर रहेंगे, वहीं से ये प्रश्न लिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर बताना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो फाख्ता होता है, यह अपना घोंसला कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में बनाता है, या फिर यह अपना घोंसला बनाता है जो मेहंदी के पेड़ होता है, उस पेड़ के मेहंदी के पेड़ के मेढ़ में बनाता है। दोस्तों, ये जो शक्कर घोष है, ऑप्शन नंबर बी में शक्कर घोष, यह किसी छोटे पेड़ या जो झाड़ियाँ होती हैं उनकी डालियों पर बनाता है। और इसकी खासियत एक यह होती है कि यह लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, जल चक्र को नियंत्रित करता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो बताना है कि जल चक्र को निम्न ऑप्शन में कौन नियंत्रित करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जल चक्र को वन नियंत्रित करते हैं। ध्यान रखिएगा, वन जो है जल चक्र को नियंत्रित करते हैं। और दो चक्र और भी होते हैं जिनको वनों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वह होता है कार्बन चक्र और ऑक्सीजन चक्र। इन चक्रों को वन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे वन क्या करते हैं। वन CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की उचित मात्रा को वातावरण में बनाए रखते हैं। इसीलिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाना चाहिए, वृक्षों को लगाना चाहिए, जैसे कि जिससे हमारे जो है कार्बन चक्र और ऑक्सीजन चक्र नियंत्रित रहे, मतलब ये चक्र अच्छे से अपना काम करें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? यदि आप सभी लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी तो आपको लग रहा होगा यह प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न है, इसमें राजमा चावल और छोले भटूरे कहाँ आ गए। देखिए, जो आपका ईवीएस में सिलेबस में जो चैप्टर्स नाम दिए गए हैं, टॉपिक के नाम दिए गए हैं, उसमें पोषण और भोजन इन प्रकार के टॉपिक भी दिए गए हैं। वहीं से यह प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर बताना है कि राजमा चावल और छोले भटूरे यह किस राज्य के लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। तो ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है पंजाब और डी ऑप्शन है उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंजाब में राजमा चावल और छोले भटूरे काफ़ी प्रचलित हैं। यहाँ का यह सर्वप्रिय भोजन है। क्या? राजमा चावल और छोले भटूरे। अब ऑप्शन में दिया गया है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वप्रिय भोजन क्या है यह भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मालपुआ यहाँ का सर्वप्रिय भोजन है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी लोकप्रिय भोजन है, जैसे कि मालपुआ तो आपको बता दिया, फरा, मुठिया और बारा, यह भी छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय भोजन है। देखिए, ऑप्शन नंबर बी में जो गुजरात दिया गया है, तो यहाँ का जो लोकप्रिय भोजन है वह है ढोकला और थेपला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुजरात का ढोकला जो है आप सभी खाते होंगे अक्सर, तो वह गुजरात का लोकप्रिय भोजन है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में दाल रोटी खासकर रोटी जो रहती है वो मंडवे की रोटी रहती है, और गहत की दाल रहती है या फानू की दाल रहती है। और बाड़ी भी वहाँ का लोकप्रिय भोजन है, और काफली भी वहाँ का
लोकप्रिय भोजन है। दोस्तों यह 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों हम लोग इसी प्रकार से ईवीएस के, पेडागॉजी के, हिंदी के और जनरल नॉलेज कंप्यूटर के यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।